हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडियो लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैब टेक सुब्रा। और हम लोगों का सैंपल पेपर चल रहा है फॉर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन वैकेंसीज। तो हम लोग सैंपल पेपर 1 से लेकर 5 तक ऑलरेडी कर चुके हैं और आज जो है हम लोग स्पेशली विल डिस्कस अबाउट माइक्रोबायोलॉजी। एंड अगर आप लोगों को माइक्रोबायोलॉजी में कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल ये वाला पूरा वीडियो को एंड तक देखिए और आप लोगों को बहुत सारे ऐसे फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन का आंसर जो है मिल जाएगा, बिकॉज आप लोग एप्लीकेशन ओरिएंटेड चीजें पढ़ते रहते हो, है ना। तो इसमें थोड़ा सा कुछ फैक्ट ओरिएंटेड चीजें हैं, तो वीडियो को स्किप मत करना, वॉच टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, ठीक है। तो फिर अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर लाइक करना मत भूलना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोगों को जैसे कि दिखाई दे रहा होगा, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच के बारे में आप लोगों को बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बताना है रिगार्डिंग रॉबर्ट कॉच। ही इज नोन एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्सा होता है बैक्टीरियोलॉजी। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कॉलेरा यानी विब्रियो कॉलेरी वाज आइडेंटिफाइड बाय हिम। ओके, ही डिस्कवर्ड हाइपर सेंसिटिविटी फेनोमेना, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो आप लोग पढ़ चुके हैं, एनाफाइलैक्टिक टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ऐसे 4 टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ाई कर लिया है, जो कि मेडिएटेड बाय योर IgE यानी इम्यूनोग्लोब्यूलिन E, है ना। कुछ याद आ रहा है इम्यूनोग्लोब्यूलिन वाला चैप्टर, हाइपर सेंसिटिविटी, है ना। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हो जाएगा आप लोगों का। ऑफ कोर्स आप लोग जानते हैं रॉबर्ट कॉच को बैक्टीरियोलॉजी के फादर के हिसाब से नाम से, और उसके बाद कॉलेरा जो है विब्रियो कॉलेरी वाज आइडेंटिफाइड बाय हिम। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। यानी कि वो बैक्टीरियोलॉजी के फादर भी है, या फिब्रियो कॉलेरी का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है कॉलेरा का, उसका भी डिस्कवरी उन्होंने किया था, एज वेल एज हाइपर सेंसिटिविटी फेनोमेना जो है उसको भी डिस्कवरी रॉबर्ट कॉच ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। पूरा स्टार्टिंग से जैसे मैंने बताया था, पूरा फैक्ट ओरिएंटेड चीजें हैं, आप लोगों को याद रखना है, बिकॉज ये जो साइंटिस्ट के नाम डिस्कवरीज के बारे में आप लोग भूल जाते हो। तो ये वीडियो जो है रिगार्डिंग दिस माइक्रोबायोलॉजिकल डिस्कवरीज, राइट। तो फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कौन हो जाएंगे? लुइस पास्चर या रॉबर्ट कॉच या एंटोनी वैन लीवेनहुक और लिस्टर। लुइस पास्चर नहीं होंगे, रॉबर्ट कॉच नहीं होंगे, एंटोनी वैन लीवेनहुक माइक्रोस्कोपी को डेवलप किए थे, है ना। लेकिन ये जो जोसेफ लिस्टर होते हैं ना, जोसेफ लिस्टर जो है, ये जो है इन्होंने डिस्कवर किया क्या? फादर ऑफ, इन्हें बोलते हैं आप लोग जोसेफ लिस्टर को फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, ठीक। एंटीसेप्टिक सर्जरी का फादर कौन है? दैट इज योर जोसेफ लिस्टर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, which among the following is a contribution by Louis Pasteur in the field of microbiology। तो माइक्रोबायोलॉजी में आप लोगों ने कॉच के नाम सुन लिए, जो कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है ना, जो कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है, आप लोगों ने सुन लिया। और उसके बाद आप लोगों ने ये भी देख लिया कि जोसेफ लिस्टर जो है, आप लोगों ने देख लिया जोसेफ लिस्टर जो है, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने क्या किया है? उन्हें हम लोग किसके फादर बोलते हैं? इन्हें हम लोग फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स एंटीसेप्टिक सर्जरी बोलते हैं, है ना। इन्हें हम एंटीसेप्टिक सर्जरी बोलते हैं। बट क्वेश्चन यहीं पे ये पूछ लिया है, लुइस पास्चर जो है इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इन्होंने क्या किया है? नाम पता चल रहा है पास्चर, तो ऑब्वियसली टेक्निक ऑफ पास्चराइजेशन तो किए ही होंगे, ठीक, नो डाउट। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को चूज कर सकते हो, लेकिन we'll see the next options, process of fermentation, rabies, cholera and anthrax के vaccines। rabies is transmitted by your dog, cholera food and waterborne disease caused by the vibrio cholerae, है ना। और anthrax जो होता है, ये इसका causative agent कौन है? bacillus anthracis। Bacillus anthracis is the causative agent for this disease anthrax। तो इसका वैक्सीन का डिस्कवरी, यानी 3 के 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो है इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किन्होंने किया है? दैट इज ही इज नन अदर देन योर लुइस पास्चर। अगर आप लोग अपने नोटबुक में लिखना चाहते हो, बिल्कुल लिख लो। यहीं पे एमसीक्यू आप लोग कर रहे हो, आप लोगों को आंसर देना नहीं होता है, आप लोगों को याद रखना होता है। यहीं पे सारे ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन, ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए बनाए हैं ताकि जो भी आप लोगों को ऑल ऑफ द अबव आप लोग देख के ही ऐसे बता दो
लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए उनका जो डिस्कवरी है, किसका फादर कौन है। तो ये सारी चीजें, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने याद रख लिया लुईस पैस्चर सिर्फ टेक्निक ऑफ पैस्चराइजेशन को डिस्कवर किया था, नहीं, प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन एज वेल एज रैबिस, कॉलेरा एंड एंथ्रैक्स वैक्सीन के डिस्कवरी भी उन्होंने किया था। तो ये तीन चीजों के बारे में आप लोगों को पता चला ना लुईस पैस्चर के बारे में, यस और नो, पता चला। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक जरूर करते रहना, इट मोटिवेट्स मी। आप लोग नहीं लाइक नहीं करते हो, ठीक है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो में कमेंट थोड़ा सा कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है माइकोबैक्टीरियम लेप्री इज आल्सो नोन एज, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो होता है दिस इज एसिड फर्स्ट बैसिलाई, उसको आप लोग जेडन स्टेन करते हो, है ना, जेडन स्टेन करते हो, एंड ये कॉज करता है आप लोगों का लेप्रोसी डिजीज। ये आप लोगों का क्या कॉज करता है, लेप्रोसी डिजीज कॉज करता है। और जब आप लोग ये जेडन स्टेन करते हो, आप लोग डीकलराइजर के हिसाब से 5% सल्फ्यूरिक एसिड यू यूज, है ना। जब आप लोग ट्यूबरकुलोसिस एसिड फर्स्ट बैसिलाई का स्टेन करते हो, जेडन स्टेन करते हो, आज डीकलराइजर आप लोग टीबी के लिए लेते हो 20% सल्फ्यूरिक एसिड, वेयर एज in case of your leprobacilli you take 5% sulfuric acid as a decolorizer। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री को आप लोग कौन सा और कौन से बैसिलाई बोल सकते हो, इसे हम लोग बोल सकते हैं हैंसेन्स बैसिलाई। उसे क्या बोल सकते हैं, हैंसेन्स बैसिलाई बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट लेप्रोसी, लेप्रोसी के लिए आप लोग कौन सा ड्रग जो है यूज कर सकते हो, दैट इज योर डैप्सोन। रिफाम्पिसिन इज आल्सो यू कैन यूज, बट मोस्ट इंपोर्टेंटली यू कैन यूज रिडैप्सोन, राइट। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज नोन एज, आप लोगों ने देख लिया हैंसेन्स बैसिलाई जो है, हैंसेन्स बैसिलाई जो है दैट इज योर माइकोबैक्टीरियम लेप्री को आप लोग बोलते थे, है ना। लेकिन क्वेश्चन पूछा है ऐसा कौन सा बैसिलाई जो है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को और कौन से हिसाब से और कौन सा बैसिलाई बोला जा सकता है, एंड दैट इज योर नन अदर देन कोच बैसिलस। ये जो कोच बैसिलस है ना, उसे हम लोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का बैसिलाई भी बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन, याद रख लेना सब लोग, कोच बैसिलस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप के रिगार्डिंग आप लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट जो है बताना है, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप लोग इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हो। एंटनी वैन लीeuwenhoek डेवलप्ड माइक्रोस्कोप फर्स्ट टाइम, यस, उन्होंने फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप को डेवलप किया था। नॉल एंड रस्का डेवलप्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक होता है डेवलप्ड फर्स्ट टाइम एंड उसके बाद जो भी उन्होंने माइक्रोस्कोपी के बारे में डिस्कवरी या फिर डेवलप किया उसको फर्दर डेवलप कौन करते हैं हमारे, उसको फर्दर डेवलप कौन किए हैं हमारे माइक्रोस्कोप को, ये नॉल एंड रस्का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप को डेवलप करने वाले हमारे एंटनी वैन लीeuwenhoek हैं, लेकिन उसको फर्दर डेवलप करने के लिए नॉल एंड रस्का ने उनको फर्दर डेवलप किया था, किसको, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। कौन सा माइक्रोस्कोप को, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। तो इसी से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये सारे जितने भी आप लोगों के ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। कैन आई से दैट ऑल ऑप्शंस रिगार्डिंग दिस, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, और फर्स्ट टाइम एंटनी वैन लीeuwenhoek ने डेवलप किया था माइक्रोस्कोप को, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को फर्दर डेवलप करने वाले हमारे नॉल एंड रस्का हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एसिड फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स, एसिड फर्स्ट बैसिलाई, एसिड फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स, इसमें सब लोग हैं एक्सेप्ट पूछा है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, जो सारे वर्ड्स हैं आप लोग अच्छे से देख लो, कहीं पे नॉट लिखा होगा, कहीं पे एक्सेप्ट लिखा होगा, कहीं पे अदर देन लिखा होगा, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। तो एसिड फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स ये सारे होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये तो है ही, नोकार्डिया, आइसोस्पोरा बैसिलाई, बेली सरी, तो ये तीन जो होते हैं आप लोगों का एसिड फर्स्ट बैसिलाई होते हैं। बट दिस स्टेफाइलोकोकस, दिस इज योर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये क्या है, ये आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसके
थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है, इसके थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, इट इज ए कोकाई। कोकाई मतलब कैसे शेप में रहेगा, स्फेरिकल शेप में रहेगा। ये स्टाफाइलोकोकस के बारे में बता रही हूं, है ना, स्फेरिकल शेप में रहेगा। और ये क्लस्टर्स में रहते हैं, कैसे, ग्रेप लाइक क्लस्टर में। आप लोगों ने ग्रेप को देखा होगा, ग्रेप्स के बारे में आप लोग जानते हैं, आप लोग खा रहे होंगे ग्रेप्स के बारे में। तो ग्रेप्स जैसे प्रेजेंट रहते हैं ना, दे आर प्रेजेंट इन क्लस्टर्स। सो दिस कोकाई ना, दे आर प्रेजेंट इन क्लस्टर्स। अगर आप लोग माइक्रोस्कोप में देखोगे, दे विल लुक लाइक दिस। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा आप लोगों का, ये एसिड फर्स्ट बेसिलाई नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। ठीक है, ये रेस्पिरेशन में बैक्टीरिया का कौन सा स्ट्रक्चर जो होता है वो हेल्प करता है। राइबोसोम में उसका प्रोटीन सिंथेसिस होता है। आई गेस ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। प्रोटीन सिंथेसिस हमारा राइबोसोम करता है। एंड पिल्लाई जो होता है, दिस इज देयर फॉर योर एडहेसन, यानी एडहेसन यानी क्लोज कांटेक्ट यानी चिपक जाना। ठीक है, एज एडहेसिव। और उसके बाद फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन, फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन और मूवमेंट। बट ये जो मीसोजोम होता है, दिस स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन केस ऑफ योर रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन, बैक्टीरियल रेस्पिरेशन। बैक्टीरियल रेस्पिरेशन हुआ। चले आगे, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट जो है आप लोगों को बताना है। पहले ऑप्शंस देख लो, 1 मिनट दे रही हूँ सभी बच्चों को, आप लोग ऑप्शंस देख लो। रेस्पिरेशन, सेल डिवीजन, स्पोरुलेशन आर द फंक्शंस ऑफ मेसोजोम ऑफ बैक्टीरिया। अभी हम लोग देख चुके हैं, मेसोजोम होता है फॉर रेस्पिरेशन। और अभी आप लोगों को ये पता चला सेल डिवीजन एज वेल एज स्पोरुलेशन भी कहां पे होता है, बैक्टीरिया में होता है। यानी ये वाला सेंटेंस जो है एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट दिया गया है, कैप्सूल इन बैक्टीरिया एनेबल्स एडहेरेंस टू सरफेस एंड इट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फागोसाइटोसिस। तो आप लोगों को पता है, यानी कोई भी अगर बैक्टीरिया रहेगा, ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। अगर कोई भी बैक्टीरिया रहेगा, उसको अगर आप लोगों का एक लेयर होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन आप लोग जिसे बोलते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता ही है। लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं, उनके पास और एक लेयर है, और एक कुछ इसी तरह कुछ ऐसा एक लेयर है। एंड वो एक्सटर्नल लेयर सबके पास नहीं होता। एंड दे आर कॉल्ड एज योर कैप्सूल्स, एंड दे आर कॉल्ड एज योर कैप्सूल्स। और ये जो कैप्सूल्स होते हैं, ये ऐसे एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जिसके पास कैप्सूल होते हैं, उन्हें हम लोग एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, एनकैप्सुलेटेड जितने सारे बैक्टीरिया हैं, आप लोगों को उनका नाम जो है बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। और ये कैप्सूल्स हेल्प करते हैं, फागोसाइटोसिस नहीं होने देंगे। इट विल प्रोवाइड देम सेल्फ प्रोटेक्शन। जैसे कि सबके पास अपना अपना कवरिंग होता है, तो ये बैक्टीरिया के पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास एक ऐसा कवरिंग होता है। दे आर कॉल्ड एज योर कैप्सूल्स एंड इट हेल्प्स देम टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। ठीक है, फागोसाइटोसिस अगर या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म उसे खा रहा होता है, लेकिन ये नहीं खा पाएगा, नहीं उसको खा पाएगा, नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा, इट्स जस्ट बिकॉज इट हैज some external layer, some extra layer that is called as your capsules, right? Heterotrophs are the bacteria that are unable to synthesize their own materials. देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ाई किया होगा अपने क्लास 7th में, है ना। ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, और एक था सैप्रोट्रॉप्स, है ना। ये सारे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल्स लाइक प्लांट्स। इज दैट क्लियर? हेटेरोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिजम्स, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल्स बाय देयर ओन, they have to depend on other organisms for their survival. And saprotrophs are the organisms, for example fungi, saprotrophic organism, they synthesize their food from dead and decay organic materials. ठीक है, ये होते हैं आप लोगों के saprotrophs. तो heterotrophs क्या होते हैं, they are unable to synthesize their own food materials. एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ऑफ कोर्स ऑल ऑफ द अबव, एंड यही आंसर हो जाएगा
बैक्टीरिया का वाला जो फैक्ट था वो सही था, फैगोसाइटोसिस वाला जो फैक्ट था वो भी सही था, एंड हेटेरोटॉप्स के बारे में जो था वो भी सही था। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। किसी को कोई डाउट हो रहा है, इन्हें दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, समझ में नहीं आ रहा? बिल्कुल समझ में आ जाएगा पूरा एकदम। बैक्टीरिया के 3 चीजों, अगर आप लोगों ने बैक्टीरिया का एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ाई किया होगा, यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन। करेक्ट रिगार्डिंग कोकाई। कोकाई इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं ये डिवाइड हुए हैं आप लोगों के, जैसे कि कोकाई में और बैसिलाई में, है ना। कोकाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, बैसिलाई आर रॉड स्ट्रक्चर्स। कोकाई आर स्फेरिकल shaped bacteria, okay, yes. Kokai present in chain is known as streptococcus, present in shape of grapes is known as staphylococci. तो अगर ये चेन में प्रेजेंट रहते हैं, दे आर कॉल्ड एज योर स्ट्रेप्टोकोकस। अगर ये क्लस्टर में प्रेजेंट रहते हैं, दे आर कॉल्ड एज योर स्टेफाइलोकोकस। नो डाउट अबाउट दैट। बस काम खत्म। आप लोगों का पहला ऑप्शन सही था, दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? किसी को कोई दिक्कत है? वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ऐसे ही एमसीक्यू लेके मैं हमेशा, मतलब जितना हो सकता है उतना लेके आती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आईडी है। कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, ऐसे कॉमा, ऐसे आप लोग देखते हो ना माइक्रोस्कोप में, आप लोगों का अगर ये एक फील्ड है, आप लोगों को ऐसे दिखाई देगा। स्टेफाइलोकोकाई जो होते हैं, दे रिमेन इन क्लस्टर्स। स्ट्रेप्टोकोकाई रिमेन इन चेन्स। बैसिलस आर रॉड शेप्ड। विब्रियो जो होते हैं ना, विब्रियो कॉलरी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, याद रख लो सब लोग। विब्रियो जो होता है कॉज बाय पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, उसका है विब्रियो कॉलरी, जो कि कॉलरा डिसीज कॉज करता है। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कॉमा शेप। क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट को पूछा गया है, which of the following is most resistant to sterilization? कोई भी चीज अगर आप लोग स्टेरिलाइज नहीं करते हो तो इन्फेक्शन एक जगह से दूसरे जगह फैल जाता है। लेकिन ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आफ्टर स्टेरिलाइजेशन they will be present and they are none other than your prions. वायरन के पार्टिकल्स हैं, बहुत ही डेंजरस होते हैं। चाहे आप लोग स्टेरिलाइज कर लो, they will be present there, they will remain there. ट्यूबरकुलोसिस और वायरस और स्पोर को अगर आप लोग स्टेरिलाइज करोगे, they will be destroyed, ठीक है, they will be destroyed। लेकिन ये डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, प्रायॉन्स, याद रख लेना सब लोग। एंडोस्कोप इज स्टेरिलाइज्ड बाय। एंडोस्कोप को आप लोग कैसे स्टेरिलाइज करते हो? फॉर्मल्डिहाइड में नहीं करते हो, ऑटोक्लेव नहीं करते हो, हॉट एयर ओवन में नहीं करते हो। जितने स्टेरोस्कोप वगैरह है, एंडोस्कोप हो गया, लैरिंगोस्कोप हो गया, ब्रोंकोस्कोप हो गया, ये जितने सारे स्कोप्स होते हैं ना, उसको आप लोग ग्लूटाल्डिहाइड से स्टेरिलाइज करते हो। हुआ? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, recommended transport medium for stool specimen affected that contain Vibrio cholerae। Vibrio cholerae जो स्टूल सैंपल में है, एक स्टूल सैंपल दिया गया है, उसमें Vibrio cholerae आप लोगों को लग रहा है, हो सकता है। देन आप लोग कौन सा ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज करोगे? बफर्ड ग्लिसरॉल सलाइन मीडियम, वेंकटरमन रामकृष्णन मीडियम, न्यूट्रिएंट ब्रोथ, ब्लड अगर। कौन सा मीडिया करोगे आप लोग? ऑप्शन नंबर बी, वेंकटरमन रामकृष्णन मीडियम। विल गो विथ वेंकटरमन रामकृष्णन मीडियम। ब्रोथ नहीं होगा, ब्लड अगर भी नहीं होगा, ठीक है। व्हिच इज एन एनरिच्ड मीडिया? तो कल्चर मीडिया वाला चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल्चर मीडिया वाला जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने वो यहीं पे देख लिया था। वो जो आप लोगों का स्पेशल मीडिया होते हैं वो बहुत सारे मीडिया में डिवाइड हुए हैं। एक होता है एनरिच्ड मीडिया, दूसरा है एनरिचमेंट मीडिया, तीसरा है योर सिलेक्टिव मीडिया,
इंडिकेटर मीडिया, एनरिच्ड मीडिया जैसे कि आप लोगों का ब्लड अगर, चॉकलेट अगर, एनरिचमेंट जो कि लिक्विड मीडिया, पेप्टॉन वाटर वगैरह हो जाएंगे, सेलेनाइट एफ ब्रोथ भी हो जाएगा, सेलेनाइट एफ ब्रोथ भी इज ए टाइप ऑफ एनरिचमेंट मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया में आप लोगों का कौन सा आ जाएगा, सिलेक्टिव, दैट इज सिलेक्टिव फॉर एनी ऑर्गेनिजम्स। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ सिलेक्टिव मीडिया का एग्जांपल क्या हो जाएगा। इंडिकेटर मीडिया का मैकन की अगर, मैकन की अगर हो जाएगा इंडिकेटर मीडिया, ठीक है। तो यहाँ पे एनरिच्ड मीडिया पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली चॉकलेट अगर, है ना। ये आप लोगों का एनरिचमेंट, ये आप लोगों का एनरिचमेंट मीडिया, पेप्टॉन वाटर भी आप लोगों का एनरिचमेंट में चला जाएगा। मैकन की आप लोगों का सिलेक्टिव भी एज वेल एज इंडिकेटर भी, इट विल शो योर एलएफ एज वेल एज एनएलएफ कॉर्निस। बट चॉकलेट अगर, हीटेड ब्लड अगर इसे आप लोग बोलते हो, आप लोग इसे हीटेड ब्लड अगर बोलते हो, एंड दैट इज योर एनरिच्ड मीडिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डजंट अफेक्ट माइक्रोबियल ग्रोथ। इसमें से ऐसा कौन सा है व्हिच विल नॉट अफेक्ट माइक्रोबियल ग्रोथ, यानी अगर कहीं पे माइक्रोब प्रेजेंट है, माइक्रोबियल ग्रोथ हुआ है, तो ऐसा कौन सा ऐसा फैक्टर है व्हिच विल नॉट अफेक्ट। मॉइस्चर जो है अफेक्ट करेगा, डिसइंफेक्शन विल अफेक्ट, टेम्परेचर विल ऑल्सो अफेक्ट, लेकिन ये जो डार्कनेस है, अगर आप लोग उसे डार्क में रख रहे हो, लाइट में रख रहे हो, इट विल नॉट अफेक्ट माइक्रोबियल ग्रोथ। कुछ एक्स्ट्रा माइक्रोब का ग्रोथ हो जाना या फिर माइक्रोबियल अदर माइक्रोब्स विल बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा कुछ नहीं होगा अगर आप लोग उसे डार्कनेस में रख रहे हो या फिर लाइट में, ठीक। नेक्स्ट है, अगर कंसेंट्रेशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर न्यूट्रिएंट अगर इज, न्यूट्रिएंट अगर को प्रिपेयर करने के लिए, न्यूट्रिएंट अगर को प्रिपेयर करने के लिए आप लोग कितने अगर लेते हो, कितने परसेंटेज ऑफ अगर लेते हो, दैट इज नन अदर देन योर 1 to 2% ओनली रिक्वायर्ड। दैट अगर जेल जो होता है, अगर जो होता है ओनली 1 to 2% इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट अगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, HIV इज ए डीएनए वायरस, फंगस, बैक्टीरिया। नहीं, बैक्टीरिया तो नहीं है, फंगस नहीं है, वायरस तो है ही लेकिन डीएनए वाला वायरस नहीं है, दिस इज ए रेट्रोवायरस। HIV इज ए रेट्रोवायरस, सभी बच्चे इस चीज को याद रख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट है, MRSA इज मेडिएटेड ड्यू टू। MRSA होता क्या है, मेसिथिलीन रेजिस्टेंट STANT, हाँ, स्टाफाइलोकोकस ऑरियस। ये मेसिथिलीन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस क्यों होते हैं, किससे होते हैं, इसका मेडिएट कौन करने वाला है, प्लाज्मिड नहीं करने वाला है, ट्रांसफ्यूजन्स नहीं करने वाले हैं, नॉन भी नहीं होगा, दिस इज ए क्रोमोसोमल ड्यू टू क्रोमोसोम्स MRSA जो मेसिथिलीन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है, ठीक। नेक्स्ट होता है, दिया गया है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वेक्टर बॉर्न डिसीजेस एक्सेप्ट। मलेरिया का वेक्टर कौन है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, फीमेल एनोफिल्स मस्क्यूटो। फाइलेरिया का वेक्टर कौन है, एडिस मस्क्यूटो। चगस डिजीज का वेक्टर कौन है, बग्स। लेकिन ये जो रूबेला होता है ना, इसका सिम्टम्स कुछ स्किन में इन्फ्लेमेशन होकर रेडनिंग ऑफ स्किन हो जाएंगे, है ना। इसका ये ह्यूमन से अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक से ये इन्फेक्शन होता है थ्रू रेस्पिरेशन। इसमें कोई भी वेक्टर नहीं होते हैं, तो इसीलिए जब आप लोगों को क्वेश्चन पूछा है वेक्टर 1 डिसीजेस सारे होते हैं एक्सेप्ट कौन सा हो जाएगा, दैट इज रूबेला, ठीक। सबको समझ में आ गया। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, सबसे पहले जो है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो कौन सा आता है, इट इन्वॉल्व्स IgG। जब कोई भी अगर इन्फेक्शन होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में आप लोगों का इन्वॉल्व्स IgG क्या होता है, नहीं, IgM। रिसेंट इन्फेक्शन में IgM का प्रोडक्शन होता है। एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स, मेमोरी बी सेल्स, नो लैग पीरियड, स्लो एंड स्लगिश। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा,
प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा? पहले जो अगर कोई भी आप लोगों का इम्यून रिस्पॉन्स रहेगा, अगर कोई भी इन्फेक्शन रहेगा, तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में आप लोगों का आ जाएगा एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स। पहले एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए हम लोग देखेंगे और उसके बाद जाके हम लोग बाकी सब कुछ हो जाएगा, ठीक। Which of the following infectious agents can be transmitted through blood transfusion? अगर आप लोग ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हो फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल, देन ये ट्रांसमिट अगर होगा इन्फेक्शन, HIV तो होगा ही, सभी बच्चे जानते हैं। ट्रिपोनोमा पैलिडम ये क्या कॉज करता है? इट विल कॉज योर सिफिलिस, है ना। आप लोग VDRL टेस्ट करते हो, स्लाइड फ्लोकुलेशन टेस्ट करते हो। सिफिलिस इज ए टाइप ऑफ STD और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। नेक्स्ट दिया गया है टॉक्सोप्लाज्मा गंडाई। टॉक्सोप्लाज्मा गंडाई क्या डिसीज कॉज करता है बताइए तो मुझे कमेंट सेक्शन में। टॉक्सोप्लाज्मा गंडाई आप लोग स्क्रीनिंग करते हो इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। दिस इज ये प्रेगनेंसी एंड दिस इज फाउंड इन योर कैट। कैट से ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है। इन केस ऑफ प्रेगनेंसी अफेक्ट योर फीटस। टॉक्सोप्लाज्मा गंडाई कौन सा डिजीज कॉज करता है आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, एंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। HIV, सिफिलिस, टॉक्सोप्लाज्मा गंडाई ये तीन चीजें जो है ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक। Which one of the following is the post streptococcal sequel? पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल मतलब स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन होने के बाद कौन सा ऐसा इन्फेक्शन होता है या फिर कौन सा डिसीज होता है स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन होने के बाद होता है आप लोगों को एक्यूट रिमेटिक फीवर। ये होता है आफ्टर पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल सिक्वेल। नेक्स्ट दिया गया है पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज इंडिकेटेड बाय एंड एरिया ऑफ इंड्यूरेशन ऑफ। तो पॉजिटिव अगर आप ट्यूबरकुलिन टेस्ट अगर किया जा रहा है इनके सब TB पेशेंट्स, अगर पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट हुआ है, अगर पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट हुआ है तो कितना उसका एरिया ऑफ इंडरेशन अगर आप लोग इंजेक्ट किए उसके बाद कितना इंडरेशन आप लोगों का कितना एरिया जो है अफेक्ट होगा, उसके बाद ही जाके आप लोग जान पाओगे कि दिस इज पॉजिटिव फॉर ट्यूबरकुलिन टेस्ट। दैट इज योर सबसे ज्यादा होगा ग्रेटर देन 10 mm इन डायमीटर। अगर ये हो रहा है देन आप लोगों को पता चलेगा दिस इज पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ठीक। नेक्स्ट दिया गया है डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड फॉर टाइफाइड फीवर। ब्लड कल्चर नहीं होगा, डिक टेस्ट, सिक टेस्ट, वाइरल टेस्ट। आप लोगों को डिक टेस्ट नहीं होगा, सिक टेस्ट नहीं होगा। टाइफाइड फीवर कॉज्ड बाय योर साल्मोनेला टाइफी एंड साल्मोनेला पैराटाइफी, जिसके लिए आप लोग क्या करते हो वाइरल टेस्ट करते हो, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड फॉर डिप्थेरिया। डिप्थेरिया इज कॉज्ड बाय योर कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी के लिए डिप्थेरिया डिजीज ये कॉज करता है, ठीक है। ब्लड कल्चर नहीं करेंगे, डिक टेस्ट नहीं करेंगे, वाइरल टेस्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे हम लोग सिक टेस्ट। MCQ एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी के लिए आप लोग करते हो सिक टेस्ट, ठीक। इसको याद रख लेना सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड फॉर TB। TB माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है। दिस इज एसिड फर्स्ट बैसिलाई। इसके लिए आप लोग कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हो? आप लोगों ने सुना होगा मंटक्स टेस्ट, एक इंजेक्शन दिया जाता है आप लोगों को स्किन में, उसके बाद कितना एरिया अफेक्ट होगा आप लोगों को पता चल जाएगा। दैट इज योर मंटक्स टेस्ट एंड दिस इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर योर TB। एंड फाइनली हम लोग आके पहुंच गए हैं इन द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ द सेशन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है वीडियो को लाइक जरूर करें। मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोग पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आप लोगों का पूरा सिलेबस कवर हो चुका है, ऑलरेडी आई हैव 80+ स्टूडेंट्स, तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड फॉर स्कारलेट फीवर इज मंटक्स टेस्ट हो गया आप लोगों का TB के लिए, सिक टेस्ट हो गया आप लोगों का डिप्थेरिया के लिए, वाइरल हो गया टाइफाइड के लिए। बचा कौन? डिक टेस्ट। ये डिक टेस्ट होता है फॉर योर स्कारलेट फीवर, समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। थैंक यू।